बाजार में शानदार तेजी और अब बचा है आखिरी एक घंटे का ट्रेड। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। एक्सपायरी का दिन है और जनवरी सीरीज की शानदार एक्सपायरी होती हुई नजर आ रही है। शायद ही किसी ने सीरीज की शुरुआत में इतनी तगड़ी तेजी की उम्मीद की हो जो देखने को मिल रही है। जनवरी सीरीज में निफ्टी ने करीब 450 पॉइंट की तेजी दिखा दी है, तगड़ी छलांग यहां पर लगाई है। बैंक शेयरों ने आज इस तेजी की अगुवाई की है, खासतौर पे कोटक महिंद्रा के नतीजे आने के बाद, और मदद मिली है रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स और मेटल से। मेटल लगातार पिछले साल के जो तेजी का दौर था वो इस सीरीज में भी बरकरार रखे हुए हैं। फरवरी सीरीज में आज जो पोजीशंस बढ़ रही है, अगर आप उनको देखें तो सबसे ज्यादा हो रही है पुट राइटिंग 8400 और इवन 8500 के लेवल पर भी काफी तगड़ी पुट राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ट्रेडर्स को भरोसा है कि इस सीरीज में हमने जो बेस बनाया है वो अब ऊपर आ चुका है, कम से कम 8400 के लेवल पर, इसलिए वहां पर आज आखिरी दिन पुट राइटिंग का दौर चल रहा है। तो ये है बाजार की बड़ी बातें, लेकिन दो और बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही। पहला तो ये इस्मा की तरफ से चीनी के उत्पादन का अनुमान घटाया गया है वित्त वर्ष 2017 के लिए। न सिर्फ चीनी का उत्पादन का अनुमान बल्कि चीनी की बिक्री का अनुमान भी घटाया गया है। बिक्री का अनुमान 24.2 मिलियन टन होने का था, इसे घटाकर 21 मिलियन टन के आसपास का कर दिया गया है। तो पहली खबर तो यह है चीनी के उत्पादन और बिक्री की घटने की, जिससे कि चीनी के दाम मजबूत रह सके। और दूसरी खबर मोइल, जिसके ऑफर फॉर सेल को कल काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला था। कल पहला दिन था जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, 1.5 गुना ये भरा था। अब आज दिन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने का, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस इशू को हाथों हाथ ले रहे हैं। देखिए, अब तक 1.5 गुना से ज्यादा ये रिटेल कैटेगरी में भी बढ़ चुका। तो मोइल का इशू भी शानदार रिस्पॉन्स दिखा था और सरकारी कंपनियों के लिए पूरी तरह से बाजार का व्यू बदल चुका है। तेजी होती दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स इस वक्त दिन के उच्चतम स्तरों पर, और निफ्टी आज इस वक्त सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 83 पॉइंट की मजबूती के साथ 8560। जी हां, यही है आज का, न सिर्फ आज का बल्कि इस पूरी सीरीज का हाईएस्ट लेवल जहां पर बाजार में आपको इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स को देखिए, लगभग 1% की तेजी, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो बैंक निफ्टी है। 275 अंकों का बड़ा उछाल और 19,300 के लेवल पर यह भी आज का उच्चतम स्तर आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी में 1.5% की मजबूती होती हुई दिख रही। शानदार खरीदारी चारों तरफ बाजार में। प्रदीप बिल्कुल, आइए दिखाते हैं आपको कि आज इस शो में खासतौर पर आखिरी सौदा में हमारी नजर कहां होगी। फरवरी सीरीज के लिए सुमित बगड़िया के बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, और इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज और आईआरबी इंफ्रा के नतीजों पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। घरेलू फंड्स की नजर में अब कहां है कमाई के मौके, सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम से होगी बात। शुक्रवार को आने वाले आईटीसी के नतीजों पर सीएनबीसी आवाज का पोल पेश करेंगे, और रोज की तरह अभी आप कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट आपको बताएंगे ही कुछ देर बाद। साथ ही निफ्टी कॉल 3 बजे और बीटीएसटी या एसटीबीटी, बीटीएसटी होगा आज तो 3:15 बजे। ओके, तो ये तमाम चीजें हैं आज के लिए आपके लिए एक्शन भरी इस वक्त। तो कुल मिलाकर बेहद शानदार खरीदारी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं जो आज बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। बजाज, कोटक महिंद्रा बैंक, बॉश, जी, एचडीएफसी और अदानी पोर्ट्स, ये तमाम वो शेयर हैं जो निफ्टी को मदद कर रहे हैं ऊपर जाने में। तो यहीं से जोश आता हुआ दिख रहा है। वहीं कुछ कमजोर शेयरों की बात करें निफ्टी में तो भारतीय एयरटेल, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में थोड़ा नुकसान है। भारतीय में कमजोर नतीजे के बावजूद नुकसान 2% का। विप्रो नतीजे से पहले कमजोर है, बाजार बंद होते होते विप्रो के नतीजे आने चाहिए, लेकिन अच्छे नतीजों का असर आप देख सकते हैं। कोटक के अलावा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रॉम्पटन वगैरह जैसे शेयरों में बड़ी तेजी बनती दिख रही है। कमजोर नतीजों का असर भारतीय एयरटेल, वोकहार्ट जैसे काउंटर्स पर आपको देखने को मिलेगा। ये नंबर्स के दम पर गिरते हुए आपको नजर आएंगे। खबरों के दम पर एक्शन है भूषण स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर स्टेक खरीदने के मूड में 17% मजबूत। सोना कोयो में भी इनके फॉरेन पार्टनर 25% स्टेक ले सकते हैं। 675 करोड़ 700 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है। इस खबर के दम पर ये चलता हुआ दिख रहा है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, इन्फीबीम, मुथूट फाइनेंस, वेलफेयर कॉर्प और बजाज फाइनेंस, ये कुछ एक मजबूत शेयर हैं। आज के सेशन में दमदार प्रदर्शन, 7 से 10% की तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है। लेकिन चार्ट बेहद इंटरेस्टिंग हो गए। प्रदीप, कहीं रुकने और थकने के संकेत हैं चार्ट पे, या फिर यहां से बड़ी उछाल की तैयारी है? देखिए, एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, हम ये कहेंगे बाजार के लिए आज, और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हालांकि और ऊपर जाने के मौके दिखते तो हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो ब्रेकआउट देखने को मिला है इसकी हमने बात की थी, और पिछले 2 दिनों में हमने इस गैप को फिल कर लिया और इसके ऊपर निकल गए।
और इसके लिए हमने काफी मशक्कत की। एक बड़ा कंजेशन हमने देखा यहां पर बनते हुए पिछली सीरीज के दौरान, लेकिन उसके बाद जब तेजी पकड़ी, आज देखिए लगातार तीसरा दिन है जब गैप अप और बहुत ही स्ट्रांग अप मूव आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों का, जिसमें हमने ये तेजी दिखाई है। हालांकि इस तेजी के बाद, आज की तेजी के बाद एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और अब यहां पर अगर आप देखें तो नोटबंदी के तुरंत बाद जो हमने आज 600 का एक टॉप बनाया था, हम उसके काफी करीब पहुंचते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे तेजी के टारगेट देखें तो ये हमने आपको तकरीबन जो 2-3 हफ्ते पहले टारगेट तय किए थे, जब हमने ये स्विंग तोड़ा था और 8300 के ऊपर पहली बार जब हम निकलते हुए नजर आए थे, तो हमको यहां पर 8650, 8700 के टारगेट दिखाई दे रहे थे। तो उस लिहाज से भी ऊपर जाने का रास्ता दिखता है, लेकिन क्या ये तुरंत होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट्स पर नजर डालें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा हमने गिरावट का दौर देखा और उसके बाद ये रिकवरी आई है। इस रिकवरी में ये वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये 5वां हफ्ता है और इन 5 हफ्तों के दौरान हमने एक के बाद एक रिट्रेसमेंट के लेवल तय किए हैं और वो एक एक पड़ाव की तरह रहे हैं। हर लेवल पर हम एक बार के लिए रुके हैं और उस लिहाज से अब ये जो लेवल है 8560 का, ये आज का टारगेट था हमारा और ये टारगेट अचीव होता हुआ करीब करीब नजर आया है। अब ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इस लिहाज से है क्योंकि एक्सपायरी के दिन पिछले 3 दिनों की तेजी में मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में हो सकता है कि यहां पर एक ब्रेक लगे। हालांकि यहां पे शॉर्ट की राय बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि तेजी का मार्केट है, ऊपर के टारगेट नजर आ सकते हैं, आगे बजट भी है, लेकिन यहां पर अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बाजार यहां से हल्का होता हुआ नई सीरीज की शुरुआत में नजर आए या बजट के पहले, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट है जो अचीव हुआ है। और एक और संकेत जो आपको नजर आएगा वो है हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर, और इस मीटर पे हम हमेशा करीब से ध्यान रखते हैं और ये जब आपको 70 के करीब की रीडिंग देने लगता है तो उस दिन थोड़ा सा खतरे की घंटी बजती है। इसलिए पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद 70 की ये जो रीडिंग हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर दे रहा है, यहां से एक बार मुनाफा वसूली, एक बार थोड़ा सा झटका दिख सकता है मार्केट को। अनिल, ये जरूर रहेगा कम से कम ये फेयर एंड ग्रीड मीटर का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए। अच्छा प्रदीप, एक चीज बताइए, ये बहुत लोग कहते हैं कि वो भाई 5 महीने से लगातार बढ़ता है मार्केट तो 6ठे महीने में करेक्शन होता, तो क्या ये फरवरी का महीना करेक्शन वाला हो सकता है? ऐसा चार्ट में कुछ दिखता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि 5 महीने की तेजी हमने यहां पर आते हुए देखी हो, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें, चलिए सीरीज देखते हैं। पिछले अगर हम इस चार्ट को देख पाए तो पिछली सीरीज पे हमने एक बेस बनाया था। नवंबर सीरीज में काफी तेज गिरावट आई थी और उसके पहले 3-4 सीरीज से हम फ्लैट रहे थे। तो उस लिहाज से एक इंटरेस्टिंग बात अनिल जरूर है यहां पर इस एक्सपायरी को अगर आप पिछले 2 महीने छोड़ दें तो उसके पहले की जो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई की एक्सपायरी रही है वो 800-600 के काफी करीब थी और आज हम फिर वहां पर वापस से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त मीन रिवर्सल होता हुआ ज्यादा दिख रहा है मार्केट में और लंबी अवधि के लिहाज से कोई ऐसा थकावट के संकेत नहीं है। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो ये कि काफी तेज जो रिकवरी आई है इस हफ्ते के दौरान पिछले 3 दिनों में खास तौर पे, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हुआ है। ओके, शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है और मीडियम से लॉन्ग टर्म में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है बाजार का हाल इस वक्त चुस्त दुरुस्त आपके लिए। सुमित वगैरह हमारे साथ हैं। सुमित, फरवरी सीरीज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट एक बार फिर से फटाफट दोहरा दीजिए। अनिल जी, 8700 इमीडिएटली निफ्टी का टारगेट होगा। अगर 8700 ब्रेक होता है तो हम 9000 की तरफ निफ्टी को देखेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हमको फिलहाल 8700 दिमाग में रखना चाहिए, उसके बाद हम 9000 के लिए सोचेंगे। 8700 और नीचे में 8400 ये रेंज हम निफ्टी के लिए मान के चलते हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी 19500 और 19700 इमीडिएट टारगेट है। उसके बाद हमको ये फ्रेश मूव देखने को मिलेगा जिसके अंदर 20200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल 19000 से 19700 ये लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के लिए मान के चलने चाहिए। अच्छा, ये बताइए सुमित, फिर कोई ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो है आपके पास कोई? यस, बिल्कुल अनिल जी, एक स्ट्रेटेजी बनाई है, आज ही बनाई है फेब सीरीज के लिए। निफ्टी कॉल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं इसे, जिसके अंदर हमको निफ्टी की स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमें बाय करना है 8400 का फेब कॉल और सामने की तरफ हमें सेल करना है 8500 का फेब कॉल और 8600 का फेब का कॉल। 8400 का कॉल 226 रुपए के आसपास मिल रहा है और फेब का जो हम 8500 का कॉल बेचेंगे वो 161 रुपए और 8600 का जो फेब का कॉल बेचेंगे वो 106 रुपए। इन टोटल इस स्ट्रेटेजी में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बैठ रहा है वो है 1:5 का। अगर हमको गेन होगा तो 10,680-700 रुपए तक का गेन होगा और हमारा रिस्क जो है इसके अंदर
वो एक स्टॉप लॉस में डिफाइन निकाला हुआ है मैंने टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से भी और ओआई डेटा के हिसाब से भी, जिसके अंदर ऊपर में 8,775 का लेवल बन रहा है। उसके ऊपर अगर जाएगा तो हमको एक इसके अंदर लॉस के चांसेस बनते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 से 15 दिनों में इसी रेंज में घूमना चाहिए। तो अगर ये इसी रेंज में घूमता है तो हमको मुनाफे की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट नीचे गया तो हमारा प्रॉफिट फिक्स होगा 40 पॉइंट के आसपास का। यानी नीचे जाने में हमें इस स्ट्रेटेजी में बिल्कुल डर नहीं है। सिर्फ डर तभी है जब 8,775 या 8,800 के ऊपर ये सस्टेन करता है तब। जब तक ये नहीं होता है तब तक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। 250 से 300 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे किधर भी हो हमारा रिस्क फिक्स है। इनफैक्ट नीचे की तरफ तो हमारा प्रॉफिट ही फिक्स है 40 पॉइंट के आसपास का। और प्रेजेंट लेवल्स पे इसको बिठानी चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 8,775 अगर आ गया तो 2,450 के आसपास का हमारा लॉस हो सकता है। और अगर नहीं आता है और हम प्रेजेंट लेवल्स पे अगले 10 से 15 दिनों में देखते हैं तो हमको 6 से 7 हजार का प्रॉफिट तो वैसे ही होता है। और अगर एक्सपायरी मिल गई तो 10 से 11 हजार का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। 8,400 का फरवरी का कॉल खरीदिए, 8,500 और 8,600 के कॉल आप बेचिए। ये है स्ट्रैटेजी। जहां आप ऑप्शन बेचेंगे तो वहां आपको फायदा होगा, वो कैश फ्लो आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा और इसके बाद आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपको सुमित ने बताया। लेकिन आज वायदा कारोबार के कुछ स्टॉक्स पर अगर हम राय लें, कोटक महिंद्रा बैंक लगातार जिस तेजी से चल रहा है, अगली सीरीज में जबरदस्त पोजीशन रोल हो रही है और आज अब करीब 65% पे रोल ओवर पहुंचता हुआ दिखा है। सुमित, क्या 800 पे कोटक में नई सीरीज में पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए, आज का जो इंट्राडे का मूव है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा मूव है कोटक बैंक जैसे स्टॉक के लिए, क्योंकि जनरली ये स्टॉक ऐसा मूव देता नहीं है। 800 का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉलर्स को भी एडवाइस दी थी, 800 इमीडिएटली साइकोलॉजिकल लेवल है। ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये स्टॉक में हम फ्रेश मूव देखेंगे, जिसके अंदर 830 और 850 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आज और फ्राइडे 2 दिन इसके अंदर जाने दीजिए, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी हम देखते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश व्यू ले सकते हैं। बाय जरूर बन रहा है। अब देखना यह है कि यहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है तब बाय करें या 800 ब्रेक करने के बाद बाय करें। प्रेजेंट लेवल्स पे नहीं, या तो 800 ब्रेक करने के बाद हम बाय करते हैं या नीचे में 775 780 मिलता है तब हम बाय कर सकते हैं। बायस पॉजिटिव है, बाय करके ही चलना है। 830 से 850 के टारगेट होंगे। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सुमित जी, क्या बढ़िया बेहतरीन पिक्स दिया आज आपने हमारे दर्शकों को। बाजार 240 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में आ गया। निफ्टी 95 पॉइंट ऊपर है, 1% से ज्यादा की तेजी निफ्टी में हो गई। बैंक निफ्टी तो रुकी नहीं रहा, ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, 300 अंक ऊपर, 19,333 333 ये है लेवल इस वक्त बैंक निफ्टी का। चलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग से मयूरेश जोशी और 5cents.com के सर्वेंद्र श्रीवास्तव बताएंगे आपको चार्ट पर राय इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, सर्वेंद्र श्रीवास्तव और मयूरेश जोशी। बाजार में तो मजबूती शानदार है। सर्वेंद्र, ये बताइए इन 2 स्टॉक में क्या किया जाए? अब भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन डबल डिजिट 10% भाग चुका है और दूसरा है बजाज फाइनेंस, ये 7% भाग चुका है, ये भी 1000 की तरफ जाने की तैयारी में। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अगर आप ये दोनों स्टॉक्स देखें आज तो इनफैक्ट अगर आप ब्रेथ देखें तो काफी सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, बट फाइनेंशियल स्पेस में डेफिनेटली एक्शन है। बैंक निफ्टी जिसने अभी तक अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकाला था, वो भी अब कुछ आखिरी मिनटों में, आखिरी आधे घंटे में उन लेवल्स को निकालने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट निकाल दिया है। तो अब आज तो काफी सारे इंडाइसेस ने ऑलमोस्ट सबने कन्फर्मेशन दे दी है, चाहे आप NSE 50 देखें, 100 देखें, 500 देखें या मिड कैप या बैंक निफ्टी अब देखें, जो कि अभी तक लैग कर रहा था, बट वो स्विंग हाई अब उसमें भी निकल रहा है। तो मेरा मानना है कि कल दोपहर से आज तक में तो काफी बदलाव हैं और ये 2 स्टॉक्स मेरे को लगता है जिनके बारे में आपने स्पेसिफिकली पूछा, आई थिंक भारत फाइनेंशियल्स अभी तो थोड़ा चल गया है, बट अगर एक 20-30 पॉइंट का करेक्शन आए तो लें। और मानना यह है कि इसमें वापस वहां से 50-60 पॉइंट बनने की उम्मीद रहेगी। तो विच मीन्स अगर 710-720 के बीच में मिलता है तो 770-780 के टारगेट के लिए ट्रेड करें, वहां पे स्टॉप लॉस 700 के नीचे रखें, बट ले 720 के आसपास ही, क्योंकि अभी तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। और बजाज में मेरा बहुत क्लियर कॉल नहीं है, बट आई थिंक वो भी विद इन द सेक्टर, जब सब तरफ बढ़त है तो वो स्टॉक में भी बढ़त रहनी चाहिए। वो भी स्टॉक काफी बढ़ गया है आज के ट्रेड में, तो यहां से तो कोई फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट पूरे स्पेस का बुलिश ही है। ओके, और बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नतीजों की। कंपनी का मुनाफा 20% बढ़कर 100 करोड़ 80 लाख पर पहुंचा है।
और अगर आप आमदनी देखें तो 11.5% बढ़ी है, 1107 करोड़ पे 992 करोड़ के मुकाबले। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर MP तापड़िया साहब जुड़ रहे हैं। मिस्टर तापड़िया, स्वागत है आपका। जो हमारे सामने आंकड़े हैं, करीब 5-6% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दी है। मेरे ख्याल में आपका अंदाजा 15% तक का था। हमारा अंदाज तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ का था, परंतु ये नोटबंदी के कारण थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ कम रही। तो आगे किस तरह के ऑर्डर हैं और किस तरह की ग्रोथ मिलने की उम्मीद है अब अगले क्वार्टर में और अगले साल में? अभी जो भी जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि व्यापार की पोजीशन काफी नॉर्मल हो जाएगी 1 फरवरी से, और पूरा नॉर्मल हो जाना चाहिए 1 मार्च से। इसलिए यह क्वार्टर में बिजनेस पिछले क्वार्टर के सामने अच्छा होना चाहिए। ओके तापड़िया साहब, शुक्रिया आपका और बधाई आपके बहुत ही शानदार नतीजों के लिए। तो ये बात सुप्रीम इंडस्ट्रीज की। और हमारे साथ अब मयूरेश भी जुड़ रहे हैं। मयूरेश अभी तक जुड़े नहीं है। ओके, सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, ये बताइए, इस वक्त भूषण स्टील का चार्ट अगर आप देखें करीब 18% ऊपर चल रहा है और 5-6 गुना वॉल्यूम हो चुका है। नए हाइस तो बनी है। क्या लगता है आपको एंट्री लेने जैसा? यहाँ पे JSW एक्वायर कर रहा है, इस खबर का असर आज हमने देखा है। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इवेंट बेस्ड स्टॉक्स में हमेशा थोड़ा रिस्क तो रहता है, बट यस, आई थिंक स्टॉक जिन तरह से गिरा था और जिस लेवल तक ओवरसोल्ड हुआ था, आई थिंक एक बाउंस तो क्वालिफाइड था ही। न्यूज साथ में अगर आ गई है तो आई थिंक ब्रश ऑन इफेक्ट तो उसका रहेगा और पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर कोई लेता है यहाँ पे, तो मेरे कवरेज में नहीं है स्टॉक, बट अगर कोई लेता है तो थोड़ा लंबी अवधि के लिए लिए और ट्रेडिंग के लिए ना लें, ये एक राय रहेगी। और अगर लेना है तो 52 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और फिर मान के चलें कि कहीं 80 से 90 तक के लेवल्स ये स्टॉक छू सकता है इस लेग में। तो फिलहाल तो वो रिजॉर्ट दिख रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो चुका था। पहला साइन रिकवरी का है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, आई थिंक जहां पे ये 3-4 क्वार्टर स्टडी रहने के बाद पहला क्वार्टर ये बाहर जा रहा है और 3-4 क्वार्टर्स के इसने हाई बनाए हैं, पीछे स्विंगाइज निकाले हैं। तो स्टॉक बढ़िया रहेगा, बट कवरेज में नहीं है तो बहुत क्लियर कॉल नहीं है। 80-90 के टारगेट्स दिख रहे हैं और 52 के नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है। अच्छा, एक स्टॉक जो आज बड़ी जबरदस्त तेजी में, वो है IRB इंफ्रा। 5% से ज्यादा मजबूत, और इसकी वजह अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे। IRB इंफ्रा के मुनाफे में 10% की बढ़त है, आय में 6% की बढ़त है। कंपनी के नतीजों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सुधीर राव होशिंग साहब हैं, ज्वाइंट MD IRB इंफ्रा के, वो जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। सर, ये बताइए कि लोगों को डर था कि नोटबंदी वगैरह की वजह से थोड़ा कारोबार कम होगा, लेकिन अच्छी ग्रोथ आई है इस तिमाही में। क्या वजह रही इसकी सर? पहले ही हमने एक डिस्क्लोजर दिया था, जब हमने बताया था कि भाई अक्टूबर से दिसंबर तक मंथ है, जब नोटबंदी नवंबर में बंद रही की वजह से टोल बंद रहे, तो उसके बाद 3% हमारा ग्रोथ तभी हो गया था। अच्छा। तो वो स्टडी ग्रोथ का जो स्टोरी है वो चली ही है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि टोल रेवेन्यू में करीब 14% की ग्रोथ है, जो हमारा यूजुअल रहता है, और कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू करीब उतना ही रहने की वजह से टोटल इनकम जो है करीब 6%, 1365 करोड़ से 1441 करोड़ की तरफ जाते हुए 6% बढ़ी है। जो टोल रेवेन्यू आपने बताया कि 14% बढ़ा है, ये क्या रेट्स रिवाइज हुए हैं या नए प्रोजेक्ट कमीशन होने की वजह से हुआ? किस तरह हुआ ये? नहीं, ये तो रेट तो हर साल रिवाइज होते हैं, पर आपका एक आध प्रोजेक्ट जो है वो ऐड भी हुआ है, और इसके अलावा जो नॉर्मल ग्रोथ है वो भी ग्रोथ हुई है। तो इसमें तीनों टाइप की ग्रोथ मिली रहती है, जो ट्रैफिक वॉल्यूम ग्रोथ है, और जो टैरिफ का ग्रोथ है वो, और एक आधा प्रोजेक्ट कोई उसमें साथ में ऐड होता है। तो आपके मार्जिन बहुत जबरदस्त बढ़ गए, 46 वाला 56 से ऊपर, ये कैसे हुआ है? हाँ, वो आप देखोगे तो उसका एक खास कारण ऐसा भी रहा होगा कि डिप्रिसिएशन कम हुआ है, हम देख रहे 20%। तो उसका रीजन ये है कि जो क्योंकि जो डिप्रिसिएशन है वो रेवेन्यू बेस्ड होता है, और जो 1 महीना का रेवेन्यू नहीं था, तो उसकी वजह से डिप्रिसिएशन कम हो गया। और उसके आपको एक क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ कंसेशन पीरियड आपका डिप्रिसिएशन रहता है, और कंसेशन पीरियड आपका उतना बढ़ने वाला है 24 दिनों से, जितने दिन आपका टोल नहीं हुआ। अच्छा राव साहब, एक बात बताइए, वो जब नोटबंदी के वक्त बीच में टोल नाके सारे फ्री कर दिए थे सरकार ने, तो उस वक्त के लिए जो कुछ भी आपको कॉम्पनसेशन मिलना है, कितना पैसा आपने मांगा है और कब मिल चुका है, मिलने वाला है, क्या उसका क्या स्टेटस है सर? वो तो हमने करीब 150 करोड़ मांगा हुआ है, और वो
जो NHI ने नॉर्म निकाले थे या जो भी कंसेशनिंग अथॉरिटी जिन्होंने जो नॉर्म निकाले थे उसके हिसाब से वो क्लेम है, और उस क्लेम में धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ है, तो वो अभी पैसा वो टाइमली आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, शुरू हो चुका है? हाँ, वो आना शुरू हो गया, एक दो जगह से कुछ पोर्शन के आते हैं, इंटरेस्ट का पोर्शन पे कर दिया है, एक्सपेंसेस जो है वो पे कर देते हैं। अमाउंट फाइनल कर दिया कि कितना देंगे अमाउंट? क्योंकि वो तो उन्होंने स्टैंडर्ड SOP बना दिया है, तो उसके हिसाब से 151 करोड़ करीब बनता है, तो वो हमने दिया हुआ। ओके, ये बताइए कि उसमें से कितना हिस्सा आपने इस क्वार्टर में बुक किया है रेवेन्यू में ऑलरेडी, और क्या आगे आएगा तब करेंगे? नहीं, जो रेवेन्यू तो जो एक्सपेंसेस हैं वो एज अदर ऑपरेटिंग इनकम करके वो लिया ही हुआ है उसको। तो आपने 152 करोड़ दरअसल वो इस क्वार्टर के नतीजों में ऐड कर दिया है? हाँ, उसका जो एक्सपेंसेस जो है और जो पैसे आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब आगे पैसा मिलेगा तब ऐड होगा, इस क्वार्टर के अंदर ऑलरेडी उसका बेनिफिट आ चुका है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर राव, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सुधीर राव होशिंग यहाँ पर डिटेल्स देते हुए। तो IRB के नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने जैसे कि बताया कि ट्रैफिक बढ़ा है, कई जगह से रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन सबसे अहम बात कि वो 152 करोड़ रुपए बुक कर लिए हैं इन्होंने रेवेन्यू में ऑलरेडी, उसमें आ गए। इस वजह से भी नतीजे अच्छे होने के पीछे एक कारण धक्का लगने का डर था, वो नहीं दिख रहा है। सही बात है। तो चलिए, IRB के अच्छे नतीजे आपकी स्क्रीन पर। बजट से पहले कोई इंफ्रा स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे आप, मयूरेश? आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली आई थिंक जैसे मिनिस्टर साहब से, रोड मिनिस्टर साहब से एक इंडिकेशन आ रहा है कि जैसे आउटले होगा स्पेसिफिकली रोड प्रोजेक्ट्स की तरफ, हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी खासी अवार्डिंग हो सकती है। इसके लिए आई थिंक जो रोड डेवलपर्स है, चुनिंदा रोड डेवलपर्स कैन डू वेल ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years, और जो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इवन दे कैन सी सब्सटैंशियल ग्रोथ हैपनिंग ऑन देयर बैलेंस शीट। अगर मैं एसेट डेवलपर्स या रोड डेवलपर्स की बात करूं तो जैसे IRB के नतीजे आए थे एक्सट्रीमली एनकरेजिंग है। कंस्ट्रक्शन रेवेन्यूज मेरे ख्याल से अगले 2 साल में 10% की ग्रोथ दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक जो Q2 के एंड पे अलॉन 11,394 करोड़ था। टोलिंग रेवेन्यू की जैसे मैनेजमेंट भी बात कर रहे थे फॉर FY16 5.9 करोड़ अ डे कलेक्ट कर रहे थे। जैसे नए प्रोजेक्ट्स कमीशन होते हैं एंड एज दीज प्रोजेक्ट्स मैच्योर, मेरे ख्याल से आई थिंक एक कंपाउंडेड ग्रोथ दिख सकती है टोलिंग रेवेन्यूज में। और बड़ोदरा अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट था वहां पे इनिशियली एक ब्लिप देखने मिली थी, बट वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है। कपल ऑफ प्रोजेक्ट जो माइनिंग एरियाज में थे जैसे वहां पे सुधार आता है बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस दैट दे हैड फेस, वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन सकता है। डेट लेवल्स हाई रह सकती है रोड डेवलपर्स के लिए इन जनरल। IRP has got debt of almost 14,600 at the end of Q2, बट मेरे ख्याल से आई थिंक कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग हो सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कमीशनिंग। न्यू इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फ्यूजन जो रहता है बॉन्ड प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सिलेक्टिव हो गई है डेवलपर्स। और हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पे इक्विटी मार्जिन्स ज्यादा रहती है और जहां पे IRR ज्यादा रहते हैं, इसके लिए बिड करते हैं, जिसकी वजह से ब्लेंडेड एंड कंपोजिट मार्जिन्स विल बी ऑन द हायर साइड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स लाइक IRB, सद्भाव ऑन द एसेट डेवलपर साइड, होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स लाइक KNR कंस्ट्रक्शन इन द EPC स्पेस, जिसको ऑर्डर फ्लोज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिल सकता है। आई थिंक यहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम और ग्रोथ बरकरार रह सकती है। सो आई थिंक आई विल रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर फ्रॉम अ बजट एंड अ 12 to 15 month perspective as well. ओके, तो पॉजिटिव रुख है यहाँ पर बजट, और उसके आगे भी अगर आप साल से सवा साल के बारे में सोच रहे हैं तो IRB इंफ्रा, सद्भाव जैसे स्टॉक्स मयूरेश को पसंद है। इसके अलावा आज अगर हम देखें सोना कोयो एक स्टॉक जिस पर सुबह से नजर बनी हुई है और 9-9.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 11 गुना यानी 2 हफ्ते का वॉल्यूम एक दिन में हो चुका है। नए 52 वीक हाइज बन चुके हैं। इस खबर पे कि यहाँ पे जो जापानीज जॉइंट वेंचर पार्टनर है वो इंडियन प्रोमोटर की 25% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और बड़े ऊपर के लेवल पर ऑफर की खबर है। लेकिन क्या वो 115-120 रुपए का भाव अनिल एक आम निवेशक को भी मिलेगा जो इस वक्त ये स्टॉक खरीद रहे हैं? देखो, अगर जापानीज प्रोमोटर स्टेक बढ़ाएगा तब तो चांस है, क्योंकि बायबैक लाना पड़ेगा, और वो 25% स्टेक की बात करें तो वो बायबैक बनता है। अब वो होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, और इस प्राइस पर होगा ये मुश्किल है। तो अगर हो जाता है, हाँ ये जरूरी, जापान वाले वैसे है ना प्रदीप पैसा देने में डर, मतलब दे देते हैं। आपने देखा किस तरह से दाइची वाइची इतना महंगा रेनबैक्सी को लेके गया, और भी बहुत सारी डील्स हुई। तो जापान वालों के पास पैसा बहुत है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, रखने की जगह है नहीं, तो उनको लगता है कि चलो थोड़ी बहुत ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही तो पैसा लगा दो, तो वैल्यूएशन तो मिल सकते हैं। अब डील होगी नहीं होगी
ये कहना मुश्किल है, नहीं? तो ये सवाल है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जबरदस्त वॉल्यूम, अच्छी तेजी, हालांकि ऊपरी स्तर से नीचे आया तो लगता है कि कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर मुनाफा वसूली कर ली है। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद निफ्टी पर खास तौर पर नजर रहेगी। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा, और आज फिलहाल निफ्टी कॉल में करीब 1 से 1.5 मिनट का वक्त बाकी है। जिस तरह के संकेत इस वक्त हमें मिल रहे हैं 85.75 पर पहुंचते हुए 100 पॉइंट यानी सेंचुरी बस बनने ही वाली है शायद कुछ ही मिनटों में, और मेरे ख्याल से पूरी हो गई। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी के 100 पूरे होते हुए यहाँ पर, और ये सीरीज का हाई, और इसके साथ ही अब हम काफी करीब पहुंच गए। वो 8600 वाला जो लेवल है जहाँ पे हम 4 बार एक्सपायरी देख चुके हैं, लगता है 5वीं एक्सपायरी भी उसी के करीब आ चुकी है। बिल्कुल, तो ये साफ दिख रहा, तो स्टैंडिंग ओवेशन वाला मामला बनता है निफ्टी के लिए, और स्टैंडिंग ओवेशन वाला मामला बनता है बीएसई के आईपीओ के लिए। आज आखिरी दिन 30 गुना बढ़ चुका है ये आईपीओ। क्या जबरदस्त रेस्पॉन्स है बीएसई के आईपीओ को, शानदार रेस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। लगातार हम यही बात कर रहे थे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। जो लोग अभी भी मिस कर चुके हैं, वो मिनिमम लॉट वाला है 18 शेयर का, वो तो डाल ही दीजिए। लॉटरी लगे आगे तो पैसा बनेगा, और जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है, आराम से 125-150 रुपए ऊपर लिस्ट हो तो बड़ी बात नहीं। और बजट खराब भी हो गया तभी 50-75 रुपए तो ऊपर लिस्ट हो जाएगा, तो पैसा खोने की जगह तो है नहीं। बनना कितना, यही सवाल है। तो हर रिटेल इन्वेस्टर को अभी भी वक्त बचा है, जाइए पैसा लगाइए बीएसई के आईपीओ में। शाम तक आपके लिए मौका है। एक और चीज जहां मौका है पैसा लगाने का, वो है मोइल। आज ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है, सरकार 10% हिस्सेदारी बेच रही है। कल इंस्टीट्यूशन वाले लोगों ने पैसा लगाया, 1.5 गुना भरा था। आज रिटेल वालों का नंबर है, और रिटेल ने भी लगभग 1.5-1.25 गुना तो भर दिया है। इसमें पैसा लगाना चाहिए किस लेवल पर, लेवल का इंपॉर्टेंस है ओएफएस में। तो तकनीकी राय लेता हूं सर्वेंद्र आपसे, लेकिन उसके पहले निफ्टी की कॉल ले ले, क्योंकि तो 3 बजे। ओके, बिल्कुल, पहले 3 बजे की कॉल और उसके बाद मोय। फिलहाल निफ्टी पे नजर डालिए क्या आ रही है कॉल। आज नीरव वखारिया की कॉल सबसे पहले। 8620 का टारगेट है, 8520 पे स्टॉप लॉस 2 दिनों के लिए नीरव ये कॉल देते हैं। ओके, और रजत बॉस ने भी शॉर्ट कर रहे हैं। वाह, चलिए कोई तो मिला शॉर्ट करने वाला, मंदी वाला भी। रजत बॉस है, रजत कह रहे हैं कि 8640 पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए 8490 के टारगेट के लिए। यानी कि रजत ये मानते हैं कि एक्सपायरी के बाद तेजी कम हो जाएगी, ये बात है, एक करेक्शन बनता है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव, सर्वेंद्र जी बताइए आपकी निफ्टी की कॉल, बीटीएसटी एसटीबीटी? नहीं, बिल्कुल बीटीएसटी रहेगी अनिल जी। सारे इंडाइसेस ने आज कंफर्म कर दिया है, तो डाउट नहीं करते हैं। और इस ब्रेकआउट को डेफिनेटली कोई ऐसा मेजर इंडेक्स नहीं दिख रहा मुझे, बारिंग अबाउट आई थिंक फार्मा और आईटी जो डिफेंसिव इंडेक्सेस हैं जिन्होंने अपने पिछले स्विंग हाई नहीं निकाले, बट बाकी सारे इंडेक्सेस ने, बैंक निफ्टी ने आखिरी में उसने भी निकाल दिया आखिरी 1 घंटे में। तो मेरा मानना यह है कि काम लेके ही करें। थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से 30 पॉइंट ऊपर है, तो अगर 8530 8540 के आसपास मिलता है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड बेटर होंगे, बट टारगेट सेम रहेंगे। 8650 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मैं ये बोलूंगा कि जो पिछला स्विंग हाई हमने रखा था 8468 पे, उससे 3-4 पॉइंट नीचे रख लें, वहां पे गैप एरिया भी है। तो आई थिंक 8464 का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड लेंगे तो आई थिंक वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, और 8650 पहले आना चाहिए। तो मैं बाय करके चलना चाहूंगा। तेजी की कॉल यहाँ पर आती हुई सर्वेंद्र की ओर से। वागले साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए वागले साहब क्या करेंगे? आफ्टरनून प्रदीप, बाय करके चलना है। हालांकि मैं एग्री करता हूँ थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है और भी ये तो क्लियर कट ब्रेकआउट है और अप मूव कंटिन्यू होगी। 20-30-40 पॉइंट अगर करेक्टिव मूव आती है कल तो उसमें ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 8510, टारगेट होगा 8650। तो खरीदारी करके चले आप। ओवरबोट तो है, लेकिन ओवरबोट क्या, अगर प्रदीप ये आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता, कोई और दिन होता, तो पुट कॉल रेशियो देखकर जान निकल जाती। 1.48 मतलब गजब का पुट कॉल रेशियो है, जो मतलब एक्सट्रीम हाई लेवल का होता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, लोग कॉल पुट कैसे भी ट्रेडिंग करते हैं, छोटी छोटी प्रीमियम पे रिस्क लेकर कि बड़ा मूव आया तो एक तरफ मोटा पैसा बनेगा, और उस हिसाब से ये सब एक्शन आज होता हुआ दिख रहा है। चलिए, एक्शन मोइल में भी है। आज रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, मोइल का इशू भरेगा आज ऑफर फॉर सेल का। ये बताएं मोइल किस भाव में खरीदना चाहिए इन्वेस्टर्स को? सर्वेंद्र, चार्ट देखें आपने? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, रेगुलर कवरेज में है। इनफैक्ट मेटल माइनिंग में जब हमारा टॉपिक था ये, अब तो सब कुछ वहां मेटल माइनिंग स्पेस में सब कुछ ऑलमोस्ट 2x हो गया है उन लेवल से। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अब वन साइडेड चला है। अगर देखें तो 260 से ऑलमोस्ट वन साइडेड चला है। शार्प करेक्शन आए हैं, बट बहुत
कम अवधि के वो करेक्शन रहे, इवन तो प्राइस शार्पली गिरा है बट वॉल्यूम्स नहीं रहे। तो उस तरह से मैं देखूं तो ऑलमोस्ट वन वे चला है 260 से, और 420 के बाद पहली बार ये एक छोटा करेक्शन आया है। तो अगर खाली रिसेंट स्विंग देख लें तो आई थिंक 330 340 के आसपास एक क्लस्टर है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर वहां मिलता है तो आई थिंक डेफिनेटली लेना चाहिए। यहाँ पे भी ले सकते हैं बट वो एक 30-40 पॉइंट का रिस्क है। अगर किसी को वो रिस्क मायने नहीं रखता है तो वो अभी यहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर लें तो फिर 9 से 12 महीने की अवधि से मिनिमम ले, ट्रेडिंग का माइंडसेट इसमें नहीं रखें। और आई थिंक 420 का हाई तो ये निकालेगा 6-8 महीने में, और उसके बाद ये ऊपर के स्तर भी प्रिंट कर सकता है। आई थिंक 450 to 480 का टारगेट इसमें ऊपर में मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है, इनिशियल टारगेट्स, बाद में उसके ऊपर भी जाएगा, बट 480 की जगह तो दिखती है। ओके, तो यहाँ पर तेजी कीजिए लेकिन लंबा नजरिया लेकर, और इस वक्त 30-40 रुपए का रिस्क है, ये मानते हुए एंट्री लें अगर आप इस वक्त यहाँ पर दाव लगा रहे हैं तो। हमारे साथ अब सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ रहे हैं, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के। मिस्टर सुब्रमण्यम, स्वागत है आपका। ये तो जबरदस्त प्री बजट रैली होगी, अनुमान से काफी बेहतर कहेंगे आप? करेक्ट, बहुत बेहतर। डरावट भी आ रही है कि अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ये एक अप रैली हुई है। डर आपको लग रहा है, मतलब आपको नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है? क्या है कि देखिए, बजट में कौन से सेक्टर्स को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, कौन से को न्यूट्रल, कौन से को नेगेटिव, ये किसी को नहीं पता। तो अब मार्केट ऐसी कर रही है कि बजट सब चीज के लिए पॉजिटिव होंगी, ऐसी तो हो नहीं सकती। तो बजट का फोकस किस चीज के ऊपर हुआ, कैसे गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट को रूम मिलने वाला है उसको इस्तेमाल करके किस चीज के ऊपर ध्यान देने वाली है, इसके ऊपर अभी चर्चा जारी है, और गवर्नमेंट की एक्शंस को देखना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि जैसे कि अभी इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस का तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन ने कह दिया कि आप बजट को स्पेसिफिकली स्टेट स्पेसिफिक कुछ नहीं कर सकते। मगर सिंपल सी चीज बात यह है कि बोथ यूपी और पंजाब एग्रेरियन स्टेट्स है इंडिया के एग्रीकल्चर, तो रूरल सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर के सपोर्ट में जो भी चीज अनाउंस करेंगे वो ऑटोमेटिकली उधर एक बेनिफिट आ जाएगी। फिर अब दे डोंट हैव टू नेम इट के ये यूपी के लिए, ये पंजाब के लिए है, बट एग्रीकल्चर जैसे शुगर केन या व्हीट के लिए कुछ पॉजिटिव इरिगेशन के बारे में कुछ करते हैं तो डेफिनेटली वो उनके लिए वोट के लिए एक। सेकेंड चीज ये होगी कि गवर्नमेंट के ऊपर ये सोच होगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जाए। बिगेस्ट मुद्दा जो है अभी गवर्नमेंट के सामने वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दो चीजें इसके पीछे, एक है कि मोदी जी के बीजेपी के सपोर्टर्स जो है वो ज्यादातर 18 to 25 की उम्र में उन्होंने ही लास्ट इलेक्शन को टर्न किया था, तो वहां के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी आती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। सेकेंड चीज ये है कि अगले 10 साल में देखिए पूरे दुनिया में करीबन 500 मिलियन लोग वर्कफोर्स के अंदर आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में 25 साल से 60 साल की उम्र के अंदर 500 मिलियन लोग घुस रहे हैं इसके अंदर। इनकी बर्थ ऑलरेडी हो चुकी है। इन 500 मिलियन में से 124 मिलियन इंडिया में है, यानी 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल वर्कफोर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, और उनको नौकरी दिलवाने की जरूरत किसी भी गवर्नमेंट को बहुत अहम चीज रखती है। और 2019 के इलेक्शन आते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एम्प्लॉयमेंट और मेक इन इंडिया आप ले लीजिए या जीएसटी आप ले लीजिए, ये दोनों का एक ओवरऑल मैक्रो मुद्दा जो है वो था कि सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स। तो बजट में इसके ऊपर एक खास ये होगी, एलोकेशन होगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर में वो गवर्नमेंट एलोकेट करती है, चाहे वो टेक्सटाइल्स में करती है जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बढ़िया होती है, या फिर मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर ले, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स बाकी को जो सपोर्ट करते हैं। तो क्या है कि मेरे कहना यह है कि बजट को देख के थोड़ा डिसीजन लेगा थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अब मार्केट ऐसा है कि जैसे टाइडल वेव की तरह सभी को ऊपर उठा। तो मतलब आप इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि बजट के पहले जहां जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा अंदर कर लो, है ना, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कहा आपने। 8,600 का लेवल अनिल जी इस वक्त नजर आ रहा है। वाह, रिकॉर्ड एक और 8,600 आपकी स्क्रीन पर। बस निफ्टी लगा दीजिए एक बार, 8,600। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा इस लेवल को देखने का। अब आया तो थोड़ा अच्छे से जी भर के देखा जाए इसे। 1.5% बड़ा इजाफा निफ्टी पर होता हुआ दिख रहा है। 330 अंक ऊपर सेंसेक्स है और मिड कैप इंडेक्स 1%। प्रदीप, बैंक निफ्टी देखिए आप तो 450 अंक ऊपर है। 19,450 19,500 का अल्टीमेट लक्ष्य तो आज ही हासिल होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में गजब तेजी, सेंसेक्स के मुकाबले में लगभग दुगुनी तेजी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। क्या जबरदस्त लीडरशिप बैंक निफ्टी से आई है, क्या तेजी बनती हुई दिखी है। तो चलिए, ये इस वक्त बाजार का बेहतरीन हाल है। और हमारे साथ हमारे
रिसर्च टीम जुड़ रही है, आशीष वर्मा और वरुण दुबे, और ये हमें बताने वाले हैं नतीजों पर पोल्स। आशीष बताइए, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? विप्रो। आज शाम को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और ध्यान रखें, इस कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग समय है ये। पिछले साल पूरे साल में 15% स्टॉक कमजोर हुआ था क्योंकि ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस हैं। इस कंपनी के मार्जिन्स पे लगातार दबाव आ रहा था। जो एक्विजिशंस कर रहे थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, उसका इंपैक्ट देखने को मिला था। इस कंपनी की रीरेटिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ग्रोथ वापस नहीं लौटती, और इस क्वार्टर में ऐसा लगता नहीं है। ग्रोथ नदारत रहने वाली है। ऑलरेडी जो गाइडेंस दी गई थी इस क्वार्टर Q3 के लिए वो थी 0 से 2% की, और हम इसके मिड पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट करेंसी में महज 1% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन्स 20-25 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर में भी कमजोर होंगे। इंपॉर्टेंट होगा अगले क्वार्टर की गाइडेंस, और अगले क्वार्टर के लिए एक्सपेक्टेड है कि 2.5 से 4.5% की गाइडेंस होगी। पर इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एपीरियो नाम की कंपनी का एक्विजिशन करा है, उसके 2 महीने का कंट्रीब्यूशन आना है। अगर उसको हटा दें तो फिर से ऑर्गेनिक ग्रोथ इस आने वाले गाइडेंस में भी कमजोर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हुई विप्रो की बात, लेकिन एक और दिग्गज आईटीसी, क्या उम्मीद है वरुण? देखिए, आईटीसी के नतीजे कमजोर ही रहेंगे। दरअसल स्ट्रीट पे काफी एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट दरअसल सिगरेट कारोबार पे नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी जो सिगरेट के वॉल्यूम पॉजिटिव डिलीवर करते आ रही है उसमें इस बार करीब कोई ब्रेक लग सकता है। स्ट्रीट ज्यादातर मान के चल रहे हैं कि कंपनी के जो सिगरेट वॉल्यूम्स है वो नेगेटिव हो सकते हैं। हालांकि बड़ी रेंज है -7% से +2% तक जो स्ट्रीट मान के चल रहा है, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट दरअसल ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी के सिगरेट वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो सकते हैं। वही कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में दबाव साफ देखने मिलेगा डिमोनेटाइजेशन का। एबिट लॉस कंपनी वहां क्लॉक कर सकती है। होटल कारोबार दबाव में रहेगा, पेपर बोर्ड का कारोबार दबाव में रहेगा। एग्री कारोबार में करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़त हो सकती है, और इसी के कारण कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें करीब 1.25% के आसपास की गिरावट होगी। 38% पे वो आ सकते हैं, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 3.5% के गिरावट के अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, इसके साथ साथ 27 तारीख को दरअसल एक बोर्ड बैठक भी है जहां संजीव पुरी को CEO नियुक्त करने के लिए बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। तो मैनेजमेंट के इस अपडेट पे भी आपको खास ध्यान रखना होगा। ओके, शुक्रिया आप दोनों का ही। तो ये दोनों खास नतीजे विप्रो और आईटीसी जिन पर हमारी नजरें आगे बनी रहेंगी। सर्वेंद्र, इनके चार्ट्स देखकर क्या लगता है, बाजार किस मूड में है? मैं क्वेश्चन मिस कर गया आपका प्रदीप जी। विप्रो और आईटीसी 2 नतीजे आने वाले हैं, तो ये बताइए कि लोग तेजी करके जा रहे हैं रिजल्ट की तरफ या मंदी करके? आई थिंक विप्रो में तो एक बहुत स्लो सा पुल बैक है, बट आई थिंक ओवरऑल आईटी स्पेस में इंडेक्स में एक अच्छा मीडियम टर्म बॉटम बना हुआ है। तो जब तक वो नहीं टूटता तो आई थिंक इन रेंजेस में करीब 460-450 की रेंज में आई थिंक विप्रो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा बाई साइड में। तो मैं तो इसको बाई करके जाना चाहूंगा। रिजल्ट पे उतना मैं ध्यान नहीं दूंगा, बट आई थिंक आईटीसी जो है वो रिजल्ट के पहले थोड़ा सा एक अच्छा अपटिक दिखा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्ली आई थिंक किसी को सेंस ये मिल रहा हो कि अमूमन नंबर्स अच्छे होंगे और अनुमान से अच्छे होंगे। आई थिंक उस स्टॉक का सेटअप भी अच्छा बन रहा है, बट एक ही कंसर्न ये है कि 270-71 के आसपास करीब 2-2.5 साल से टिका हुआ है, उन हाइस को कभी निकाल नहीं पाया है। तो मैं कहूंगा अगर ये 273-275 निकाल ले तो आई थिंक ये स्टॉक रीरेट हो जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 18-24 महीने से तो आई थिंक 275 निकाल नहीं पाया है। तो मे भी तेजी बनी है, यानी अच्छे नतीजे बिल्ट इन है, लेकिन विप्रो में लोगों ने अभी तक कोई पोजीशन इस लिहाज से नहीं लिया ऐसा लगता है। लेकिन आईटीसी में बोलता हूँ प्रदीप, ये स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है दिग्गज निफ्टी में। इस स्टॉक में अगर बजट में कोई खास गड़बड़ नहीं हुई इसके लिए, क्योंकि बजट में सबसे बड़ी तलवार इसी के सर पे लटकी रहती है, क्योंकि ले दे के सिगरेट को हर बार बढ़ा देते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ा बदलाव हो, क्योंकि जीएसटी सामने है, तो जीएसटी में होगा जो भी होगा। हाँ, तो अभी क्या 2 चीजें होगी, एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। इन दोनों के बाद जो फायदा सबसे ज्यादा होगा थोड़े टाइम की सुस्ती के कमजोरी के बाद वो दिग्गजों को होगा। आईटीसी से बड़ा दिग्गज कोई है नहीं जिसकी ब्रांड हो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों को में, तो मुझे लगता है आईटीसी स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है, निफ्टी में बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है 2017 में। ये एक शेयर जिस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, नजर रखी जाए कुछ और शेयरों पर जहां पर आज भरपूर एक्शन हुआ है नतीजों के बाद। पहले मैं नतीजे वाले स्टॉक्स आपको आज बता दूं कहां पर नतीजों के बाद एक्शन होता हुआ देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 7% मजबूत है, आईआरबी 5% मजबूत है, अरविंद 2% मजबूत है, यूपीएल 1.5% मजबूत है। ये भी तब जबकि
काफी दिनों से ये अच्छी दौड़ लगा रहा है, उसके बावजूद भी तेजी होती दिख रही है। कमजोरी टाटा एलेक्सी में 2.5% के नुकसान के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर नुकसान है नतीजों के बाद। टाटा एलेक्सी आपका पसंदीदा रहा है वागले साहब, ये बताइए किस लेवल पर खरीदेंगे आप? शॉर्ट तो करेंगे नहीं, मुझे बताएं। आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आज भी थोड़ा हल्का सा करेक्शन था, वो लेवल मैं समझता हूँ ले सकते हैं, इसमें बाय कर सकते हैं। 1420, 1410 ये लेवल है। ऑफकोर्स ये करेक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपको थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जो कि 1350, 1360 के आसपास होगा और मेरा व्यू तो 1700 के ऊपर है। BEL एक स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए क्योंकि इसके भी नतीजे हैं शुक्रवार को और इसके साथ ही बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट पर भी विचार होना है। तो BEL क्या सर्वेंद्र लगता है कि आज लेके जाना चाहिए? नहीं, आई थिंक इवेंट के पास तो नहीं लेके जाना चाहूंगा और ओवरऑल सेटअप भी आई थिंक स्टिल लोअर टॉप लोअर बॉटम है। और देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने पिछले हाईज लास्ट गए हफ्ते के नहीं निकाले और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर रिलेटिव बेसिस पे आप देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ कौन से शेयर के लिए कह रहे थे नतीजों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अभी आप कह रहे हैं इवेंट की वजह से नहीं ले जाएंगे, इसमें ऐसा क्या, दोनों में क्या फर्क है? ऐसा मैं बता रहा हूं कि जो BEL है उसमें जो हाई है लास्ट वीक का वो अभी नहीं निकला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे अगर आप देखें तो ये वीक है कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स विच आर ब्रोकन आउट। तो अगर बाकी सारे स्टॉक्स और इंडाइसेस ब्रेकआउट हो चुके हैं तो ये एक स्टॉक है जो भी स्ट्रगल कर रहा है, इसका मोमेंटम भी डाइंग है और नेगेटिव डाइवर्जेंस के सेटअप्स के साथ है। तो मैं तो आई थिंक ये मेरे शॉर्ट कैंडिडेट में रहेगा और मैं इसको बेच के काम करना चाहूंगा। 1550 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और आई थिंक नीचे में ये स्टॉक एक बार 1460, 1450 बिक सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड के साथ जाऊं तो मेरे को तो ये नीचे लगता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आगे कमजोरी बढ़ने के संकेत दिखाई देते हैं आपको, इसलिए इससे फिलहाल दूर रहेंगे। भारत फाइनेंशियल्स करीब 11% की तेजी के साथ अब इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, काफी जबरदस्त तेजी। और वॉल्यूम देखिए यहाँ पर 5 दिन के वॉल्यूम, पूरे हफ्ते का वॉल्यूम एक दिन में हो चुका है। इस पर भी राय लेंगे, लेकिन इस वक्त BTST या STBT 8605 पे जबरदस्त तेजी के साथ चल रहा है निफ्टी, तो BTST आने चाहिए ज्यादा। ग्रासिम पहला BTST आपके लिए 950 के टारगेट, 917 पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह सच्चिदानंद उटेकर की ओर से। अगली कॉल डॉक्टर रेड्डीज लैब 3040 के टारगेट के साथ एक और BTST 2960 पे लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। ओके, अच्छा, अगले एक्सपर्ट हैं आशुतोष सरना जो दे रहे हैं BTST और STBT कॉल। जाहिर सी बात है खरीदारी के होने चाहिए। हाँ, JSW स्टील, भूषण स्टील को खरीदने की आज जो बात चल रही थी JSW स्टील की, भूषण स्टील तो तेजी से भाग गई, JSW स्टील भी 1% मजबूत है। 199 के लक्ष्य के लिए खरीद कर चले आप, 192 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। दूसरा स्टॉक ICICI बैंक है और यहां भी तेजी करके जाना है 263 के टारगेट के लिए। सर्वेंद्र जी बताइए आपके कॉल्स BTST STBT? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, दोनों ट्रेड्स BTST हैं। आई थिंक एक तो सीमेंट पैक में से ACC क्लियरली आई थिंक पूरा पैक नीचे में एक्यूमुलेट हुआ है और एक अच्छा टर्निंग पॉइंट और मोमेंटम मार्केट के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ रिएक्ट करता हुआ। आई थिंक 1420 का मैं टारगेट लेके चलना चाहूंगा इसमें और 1379, 40 का इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा, कल के लिए लेके जाना चाहूंगा। और दूसरा है मेटल स्पेस में जो कि आउट परफॉर्मर्स रहे हैं पूरा स्पेस और वापस इस हाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदांता, जिसको मैं वापस लेके जाना चाहूंगा 263 रुपए के टारगेट और 256 रुपए 40 पैसे पे उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। ओके, वागले साहब आप क्या कह रहे हैं? प्रदीप, मेरे दोनों पहले तो BTST है, इसमें कोई शक नहीं है। पहला होगा सिंडिकेट बैंक। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है ये फोर्स कंटिन्यू होगा, तो मैं एक बैंकिंग स्टॉक प्रेफर करूंगा। 6750 का स्टॉप लॉस होगा, 72 का टारगेट होगा। और दूसरा होगा अडानी पोर्ट्स, जिसमें मुझे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं और मुझे काफी स्ट्रेंथ दिखती है, मूव कंटिन्यू होगी। 300 का स्टॉप लॉस होगा, 315 का टारगेट होगा। ओके, अच्छा सुनील सर, एक चीज बताइए, ये अभी तक जो रिजल्ट्स आए सीमेंट कंपनियों के, बड़े तगड़े रिजल्ट्स दिख रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है खराब रिजल्ट है। अब शुक्रवार को इंडिया सीमेंट के भी रिजल्ट है, इसलिए मेरे को ख्याल आया कि जो डिमोनेटाइजेशन को लेकर लोगों को डर था वो डर तो दिख नहीं रहा रिजल्ट में। और दूसरी बात है कि सामने बजट है, तो कुछ भी इंफ्रा पर फोकस किया तो इनडायरेक्टली तो सीमेंट कंपनियों के लिए हाउसिंग और इंफ्रा है ना, तो क्या ये सेक्टर सेफ है बजट तक होल्ड रखने के लिहाज से, या फिर आपका जो व्यू है कि बजट के पहले थोड़ा? नहीं, ये सेक्टर तो सेफ है क्योंकि 3 थिंग्स है जो गवर्नमेंट बजट में हो सकती है। एक जो है लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ये जरूर करेंगे बिकॉज 2021 में हाउसिंग फॉर ऑल का रहा है।
सेकेंड चीज है कि गवर्नमेंट का खर्चा जो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो ज्यादातर रूरल में रोड्स बनाने की, और रोड्स में गडकरी जी ने क्या एक सिग्निफिकेंट चेंज किया कि पहले की टार रोड को आज वो कंक्रीट में ज्यादातर रोड लगा रहे हैं, तो रोड के साथ साथ सीमेंट का डिमांड बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि आपने डिमोलिशन इफेक्ट इसके ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ये जो परचेसेस है ये तो नॉट कैश परचेसेस है, गवर्नमेंट की परचेसेस और हाउसिंग लोन के थ्रू जो खरीदते हैं ये तो खरीद, खाली जो मानसून के कारण जिसके पास फसल के बाद बहुत कैश आता है वो जाके फर्स्ट फ्लोर या दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बिल्ड करता है, वो कैश में करता था, वो शायद कम होगी। मगर बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट डिमांड और गवर्नमेंट का डिमांड जो होता है ना वो तो थ्रू ऑनलाइन सिस्टम चेक सिस्टम ही होता है। उसमें भी तो मोदी जी ने 31 दिसंबर को बोल ही दिया कि इंटरेस्ट में छूट 4% और 3% का। एग्जैक्टली। तो जिसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना वो एडिशनल कमरे बनाने वो भी बनाएंगे। करेक्ट। तो सीमेंट एक कंटिन्यूसली मजबूत सेक्टर रहेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या खरीदा जाए सीमेंट पे, किससे पूछें? बताइए वागले साहब, चार्ट पे क्या मजबूत है, इंडिया सीमेंट या फिर कुछ और? नहीं अनिल जी, इंडिया सीमेंट अच्छा है। अगर इंडिया सीमेंट भी खरीदना चाहते हैं तो इनफैक्ट मैं इसके लिए खरीदूंगा कि आज इसमें अच्छी मूव आई नहीं है, कल मूव आनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स स्ट्रेंथ वाइज ग्रासिम आपको एक खरीदना है, बट इंडिया सीमेंट मुझे लगता है 150 की तरफ अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। ओके, लेकिन HDFC देखिए, हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आप जिस तरह का जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, 4.5% ऊपर तगड़े वॉल्यूम के साथ। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में 3 स्टॉक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा, कोटक की तो हम बात कर चुके हैं, HDFC, IDBI बैंक और भारत फाइनेंशियल्स, जहां पर हम काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ आज बाइंग होते हुए देख रहे हैं। अलग अलग साइज और अलग अलग तरह के ये 3 स्टॉक्स हैं। हालांकि सर्वेंद्र इन तीनों पे नजर डाले, मेरे ख्याल से सोमवार को HDFC के नतीजे हैं, बड़ा वाला HDFC, और बैंक के हमने देख लिए हैं। हाँ, तो वो भी वहां रिफ्लेक्ट होगा कंसोलिडेटेड। एक भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऐसी नहीं प्रदीप जिसके नंबर्स खराब है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सबके नंबर्स इतने तोड़फोड़ दमदार आ रहे हैं। कल PNB हाउसिंग फाइनेंस के देखिए क्या जबरदस्त नतीजा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, आप जो नाम ले, कैनफिन होम्स, मजेदार है। तो आपका सवाल सर्वेंद्र के लिए जी, HDFC आई थिंक क्लियरली तीनों नाम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर रैंकिंग करनी पड़ी तो सबसे पहले HDFC आई थिंक विद इन द मोमेंटम स्पेस जिस तरह से चल रहा है, 1380-1400 के लक्ष्य आई थिंक नेक्स्ट 4 से 5 सेशन में लेके चलें, और उसको वो ट्रेड्स आई थिंक क्लियरली 1300 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और एक 1400 के तकरीबन टारगेट रहेगा। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट ट्रेड में जाना चाहूंगा वो IDBI के साथ, क्योंकि भारत फाइनेंशियल्स आई थिंक ऑलरेडी लास्ट कुछ दिनों से काफी अच्छी तरीके से चल रहा था और काफी थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो सेकंड आई थिंक IDBI के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक 84-85 के टारगेट्स ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट 4 से 5 दिन में लेके चले ध्यान में, और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो उसमें 78 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये 2 ट्रेड्स तो मैं डेफिनेटली इसमें बन रहे हैं और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। HPCL पे देखिए, आज जिस तरह से वॉल्यूम आया है, यहाँ पर भी करीब 3 दिन का वॉल्यूम आता हुआ 545 पर पहुंच गया है। 5% की तेजी यहाँ दिख गई। इस हफ्ते 11% चल चुका है और इस महीने अब तक करीब 25% के रिटर्न HPCL ने दे दिए हैं। वागले साहब, क्या लगता है आपको? प्रदीप, मेरे को बिटवीन HPCL एंड BPCL ये लेवल पे या थोड़ा सा करेक्टिव पे BPCL अच्छा लगता है। आई थिंक BPCL ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। HPCL हालांकि स्ट्रांग ही है, बट पैटर्न वाइज मैं BPCL के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है 760-770 की तरफ ये मूव है। 715-716 है, 695 का स्टॉप लॉस रखे, 770-780 की तरफ अगले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में हमको ये टारगेट मिल सकता है। BPCL तो अरे 5% हो गया। वागले साहब, कल सुबह क्या भाव था? 682 क्या था? 682-84? अनिल जी, हमने ये, अगर आपको याद है, ये कल मॉर्निंग में बात की थी और आज सुबह भी इसका जिक्र किया था, और मैंने बोला था कि ये मुझे लगता है ये कल मॉर्निंग वाला है स्टॉक जो भागेगा, और ये देखो इसमें मुंह आ गई। वही मैं देख रहा था, अब याद आया बराबर। 682-84 पे हमने आइडेंटिफाई किया था, और आपका कहना था 688 के ऊपर तो फिर ये रुकेगा नहीं, रुका भी नहीं। देखिए अभी भी चल रहा है। आज क्या आखिरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में तेजी बनी है BPCL, शानदार। चेन्नई पेट्रो के रिजल्ट बड़े तगड़े आए थे प्रदीप, और चेन्नई पेट्रो के रिजल्ट से अगर कोई एक संकेत लेना हो HPBP IOC के लिए तो तगड़े रिजल्ट यहाँ भी आने की आप उम्मीद करें तो गलत नहीं। सरकारी कंपनी में सुब्रमण्यम साहब इतनी बड़ी तेजी हो गई, तो क्या हो गया? ये कंपनियां अचानक से काम करने लगी, या सरकार काम कर रही है, या कुछ और है? ऐसा क्यों? ये सेक्टोरल इम्पैक्ट उन कंपनियों के ऊपर दिख रहा है।
जो भी कंपनी आप देखिए ना, उनके अंदर जैसे ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं तो रिफाइनिंग मार्जिन, और आजकल उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्ट्रेट पास थ्रू है कंज्यूमर को। जो भी प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस है, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाते हैं। पहले में इनमें ये प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट को पिकअप करना था थ्रू ऑयल बॉन्ड्स, तो कितना पास ऑन करेगी, कितना इनको कॉम्पनसेट करेगी, ये एक कंफ्यूजन थी। अभी वो नहीं है, वो सीधे पास ऑन है। और नहीं तो मेटल्स पैक में देखिए, कमोडिटीज में, तो पीएसयू सेक्टर्स किसमें है, जिसमें ज्यादा मेटल्स, ज्यादा ऑयल ऐसे में है, तो ये सेक्टोरल इम्पैक्ट उनके ऊपर दिख रहा है। ऐसी नहीं कि कुछ खास बात पीएसयूज में हो गई है कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन ले लिया कि इसके कारण ये बढ़ रही है, ये भी नहीं हम कह सकते। ओके, बाजार बंद होने में अभी भी करीब 6-7 मिनट का वक्त बाकी है। बजाज फाइनेंस आप देखिए 8% ऊपर आज पहुंचता हुआ, और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हम कह सकते हैं डिमोनेटाइजेशन का बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि लोगों को लगता था कि काफी डिफॉल्ट हो सकते हैं रिटेल फाइनेंस में, लेकिन ये भी बाहर निकलता हुआ उस झटके से। सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको, 1000 के ऊपर फिर से आ गया, लेंगे आज? नहीं अनिल जी, देखिए प्रदीप जी, आई थिंक सेटअप्स तो काफी अच्छे बन रहे हैं और पूरे स्पेस में ही अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स में मोमेंटम भी अच्छा बिल्ट इन हुआ है। हमने स्टॉक डिस्कस भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन में मिल जाए तो मैं ले लूंगा, और ओवरऑल अगर स्टॉप लॉस लगाने को मुझे 900, मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 930-940 के आसपास, तो अब 60 पॉइंट स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा मानना है अगर एक 20 पॉइंट करेक्ट हो जाए तो लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि 1060-1080 के टारगेट्स दिख रहे हैं जो कि अचीवेबल है। बट राइट नाउ रिस्क रिवॉर्ड के एकदम राइट इन द मिडिल आके खड़ा हुआ है, तो यहां से तो ट्रेड नहीं है, लेकिन एक 20 पॉइंट करेक्ट हो जाए तो आई थिंक क्लियरली ट्रेड बनता है। देखिए रिकॉर्ड बन रहा है, बजाज फाइनेंस 4 डिजिट में फिर से आ गया। 19,500 बैंक निफ्टी का लेवल है, 500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट, गजब तेजी हो रही है। 350 अंक पर सेंसेक्स है, रुकने का नाम नहीं है कहीं भी। और निफ्टी देखिए 8,600। अच्छा प्रदीप, मजे की बात देखिए, आज कोई भी लेवल से निफ्टी 15 पॉइंट भी नीचे नहीं आया, किसी भी लेवल से। और आज सुबह हम यही बात कर रहे थे, वागले साहब थे, जब हमने कहा कि देखिए कल के डेटा बहुत ढीले थे, जबकि बाजार इतना बड़ा मुश्किल से 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। इसका मतलब तो ये कि इतनी शॉर्ट कवरिंग की जगह बची हुई है, शॉर्ट ही शॉर्ट पड़े हुए हैं। एक दिन बाजार जो खराब हुआ उसमें सब लोगों ने मूड बदल दिया कि तेजी पूरी हो गई हो गई। अब देखिए बाजार जो भाग रहा, गजब तेजी हुई आज तो, बहुत ही शानदार। 2.5% अगर ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रही है तो फिर ये ट्रिगर केवल आज का है? बिल्कुल 100%, क्योंकि अगर ये पुट कॉल रेशियो कोई देख ले एफएनओ का ट्रेडर तो वो बेहोश हो जाए। तो बदलेगा, लेकिन हाँ 1.58 किसको कहते हैं पुट कॉल रेशियो, लेकिन इसलिए कि एक्सपायरी का दिन है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं। तो अगर ये 1.58 का पुट कॉल रेशियो देखो, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर दे आदमी, कि इतनी ओवरबॉट सिचुएशन में कोई क्यों रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल बाजार 100-200 नीचे हो जाएगा, आप वो मत सोचिएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कि पोजीशंस काफी आज ही कट जाएंगी, तो अब कल शायद आपको इतनी दिक्कत हो। आप देखिए एक दिन में 25 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो बढ़ा हुआ, 1.33 से 1.58 है, ये इस वक्त का सिचुएशन है। अच्छा 8,600 के ऊपर क्लोजिंग के सारे संकेत है, आखिरी 5 मिनट है, ये देखिए। अच्छा निफ्टी में जनवरी सीरीज में टॉप गेनर गेल, अरे हाँ गेल पर एक सवाल लिया जाए, गेल खरीद के जाना चाहिए मयूरेश जी, आप बताइए, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो मेरे ख्याल से आज बोनस को लेकर बोर्ड बैठक है, वो बोनस आने वाला है, तो क्या कुछ तेजी की जाए इस लेवल पर 475 पे? लार्जली अनिल जी, आई थिंक जितने इसके बिजनेस सब सेगमेंट्स हैं, ट्रांसमिशन सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ वेरी स्लो एंड टेपेड पेस, क्योंकि जब तक कोची बैंगलोर पाइपलाइन आई थिंक पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं होती और अप एंड रनिंग नहीं होती, वहां पे अंडर यूटिलाइजेशन आई थिंक दिखेगा नंबर्स में। उनकी जो पेटकेम का कारोबार है, टाटा 2 का प्लांट जब से कमीशन हुआ है 136 KTP आई थिंक हुआ था लास्ट क्वार्टर में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वी ऑल्सो सीन LNG प्राइसेज राइज इन द क्वार्टर बाय $6 to $7 NMMBTU, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। एंड एलपीजी और हाइड्रोकार्बन का जो बिजनेस है जो सब्सिडी के ऊपर आधारित होता है एंड प्रॉब्ली गैस प्राइसेस गोइंग अप, से वहां एक बेनिफिट इम्पैक्ट दे सकता है। विद इन द सेगमेंट्स इटसेल्फ आई थिंक थोड़े ऑफसेटिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट लार्जली मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ऑयल एंड गैस स्पेस गिरनी ही है तो मेरे ख्याल से आई थिंक डाउनस्ट्रीम कंपनीज के जैसे मेरा एक बुलिश कॉल रहा है और द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, वहां पे एक बिल्कुल होल्ड बनती है। मिडस्ट्रीम कंपनीज में आई प्रॉब्ली जस्ट गो विद द होल्ड रेटिंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक अर्निंग्स री रेटिंग नहीं होती विद न्यू एडिशन पाइपलाइंस कमिंग थ्रू और टैरिफ की बिगर फॉर दिस स्टॉक, तो अगर टैरिफ होते हैं तो दिस स्टॉक कैन रियली री रेट इटसेल्फ, बट अनलेस दोस फैक्टर्स हैपन यहां से री रेटिंग अर्निंग्स के सबसे मुश्किल होगी। तो डाउनस्ट्रीम इज अ क्लियर होल्ड, मिडस्ट्रीम में आई थिंक जो नीचे के लेवल्स पे गेल पेट्रोनेट होल्ड करना चाहिए, बट आई विल नॉट एडवाइज फ्रेश एडिशंस फॉर द मिडस्ट्रीम कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
और इस बीच देखिए जाते जाते आज बैंकिंग शेयरों में बचे खुचे बैंकों में खरीदारी हो रही है कहना चाहिए। यूनियन बैंक देखिए यहां पर करीब 2.5% का स्विंग आ गया है। सिटी यूनियन बैंक में करीब 2% का स्विंग हमने आते हुए देखा है। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक, मनप्पुरम, सिंडिकेट, DHFL, बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम इस वक्त जो स्टॉक चल रहे हैं आखिरी मिनटों में वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर के हैं। हालांकि उसके बाहर भी स्ट्राइड, शसून, जुबिलेंट फूड में आज करीब 1.5% का स्विंग और आता हुआ। और अगर आप वॉल्यूम देखें औसत से कहीं ज्यादा वॉल्यूम जुबिलेंट में देखने को जुबिलेंट में एक्चुअली रिपोर्ट है। मकवायरी कह रहा है कि भाई यहाँ से 58% की तेजी है, 1330। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। सिटी बैंक ने इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग दी थी और बड़ा नीचे का टारगेट कट कर दिया था। बिल्कुल। और मैक्वारी ने कॉन्ट्रैक्ट उसी ने एक्चुअली मुझे सरप्राइज था क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है यहाँ पे। और ऐसे में सिटी को प्रतीक पोटा साहब आए हैं अभी नए, पहले राजीव कोल साहब थे, प्रतीक पोटा साहब आए, वो पेप्सिको में थे पहले, जिन्होंने माउंटेन ड्यू और वो लहर वो सब बनाए थे प्रोडक्ट वहां पर मार्केट की, और काफी कामयाब रहे थे। हाँ, काफी कामयाब रहे। तो मार्केटिंग में तो हम यही बात करते हैं, पिलाने में तो कामयाब रहे, अब खिलाने में कितना कामयाब होंगे वो देखना है। लेकिन मार्केट को तो भरोसा है कि कुछ अच्छा खिलाएंगे। और देखिए वो असर आप देख रहे हैं स्टॉक पे फिलहाल आते हुए। आज की क्लोजिंग में 1 मिनट बाकी और 8,599 करीब 8,600 पे क्लोजिंग होती हुई पिछले 7 महीनों में 5वीं क्लोजिंग होगी जो 8,600 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स की रेंज में। क्या पिछले 7 महीनों में 5वीं एक्सपायरी 8,600 के 25 पॉइंट ऊपर नीचे के रेंज। अच्छा, ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब हाँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से 8,600 के ज्यादा ऊपर एक भी एक्सपायरी हुई नहीं। जैसे हम बार बार ऊपर भी जाते हैं लेकिन वापस एक्सपायरी के नीचे है। खाली एक एक्सपायरी मेरे ख्याल से 8,600 के थोड़ा ऊपर हुई होगी, आपके चार्ट्स में दिख जाएगा। लेकिन हाँ, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बताया प्रदीप ने। जुलाई की एक्सपायरी अच्छी हुई थी। हाँ, उसके बाद वो 8,675 पे चले गए थे। राइट, बस लेकिन 8,700 के ऊपर की तो मिली नहीं अभी तक। वो नहीं लिए तो उस लिहाज से तो ये एक्सपायरी बहुत अच्छी गई बहुत अच्छी गई जाएगी। हाँ, महीने 1.5 महीने पहले तो 7,900 के टाइम पे तो 7,500 और 7,200 और 6,800 सारे लेवल्स आ रहे थे पहले। वापस ये हो जाएगा ट्रम्प साहब ब्रेक दी तो अब सब भूल गए, सब कुछ हो गया और बाजार देखिए ऊपर है। अब है सामने बजट, और बजट से पहले बाजार बेहद मजबूत स्थिति में बच जाते हैं, इसमें आपको नजर आएंगे। लेकिन एक चीज कहनी पड़ेगी प्रदीप, यहाँ पर बाजार बड़ी जबरदस्त मजबूती के साथ बंद हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखिए, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद आपके सामने लाई जाए तो उससे आपको समझ में आएगा कि तेजी उतनी भी नहीं हुई है जितनी स्क्रीन पर आपको इंडेक्स देख के नजर आ रही है। 968 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, 700 शेयर करीब कमजोर बंद हुए। तो इतने मजबूत बाजार में कहीं न कहीं साइड में चुपचाप प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लोगों को समझ में नहीं आई। घंटे पर पहले जो हम देख रहे थे कि 69 की रीडिंग आई थी फेयर एंड ग्रीन। हाँ, ये आप कही रहते टाइम। उसके बाद देखना चाहिए अभी फाइनल फिगर क्या आता है, क्योंकि 70 फेयर एंड ग्रीन मीटर लाई है। शुरुआती मिनटों में तो ओपनिंग के समय बहुत बुलिश होते हैं, तब 70 दिख जाता है आसानी से। लेकिन अगर आपको बाद में दिखे, क्लोजिंग दिखे 70-71 पे, 70 कंफर्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये 1.59 जब्त होने की पूरी संभावना है। ये 1.59 का पुट कॉल रेशियो। अगर मैं एफएनओ के डेटा थोड़े बहुत जानता समझता हूँ तो मुझे भी बिल्कुल कंफर्ट नहीं आता बहुत ज्यादा। उम्मीद करता हूँ कि सीरीज का अंत जब ये सारी पोजीशन कटेगी ना, पुट और कॉल क्या होता है, देखिए सीरीज के आखिरी दिन अपने आप एक्सपायर होने देते हैं लोग, उसमें कोई ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि बंद होने के बाद कल जब नई सीरीज शुरू होगी तो वो किस लेवल पर शुरू होगी, तो वो रात को डेटा मिलेंगे। तो अगर ये 1.1, 1.15 तक आए ना, तो भी मैं तो कहूंगा कि भारी है सीरीज। लेकिन 1.1 के ऊपर आए तो फिर थोड़ा फरवरी सीरीज में इतनी बड़ी इवेंट के पहले इतनी तेजी की पोजीशन में जाना ठीक नहीं है। एक साइड स्ट्रैटेजी थी भी, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी थी और अब बजट के आगे, अब यहाँ से आगे तो बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, एक्साइड के नतीजे आपकी स्क्रीन पर 134 करोड़ के अनुमान के सामने मुनाफा। ओह शानदार, आमदनी 180 करोड़ से बीट किया है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार है ना, बहुत सारे एनालिस्ट है ना नोटबंदी के चक्कर में डर के ऐसे कंजर्वेटिव हो गए। और एनालिस्ट क्यों सुनील सर, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल है ना, लोगों ने एस्टिमेट बहुत खराब कर दी। They don't want to be proved wrong. So it's better to be proved wrong on the downside than on the upside. तो ये क्रेडिट आप ये आइडिया सही दिया। कंपनी के मैनेजमेंट को क्रेडिट नहीं देंगे, एनालिस्ट को क्रेडिट देंगे। वही है ना, क्योंकि मार्केट की क्या होती है कि कंसेंसस एस्टिमेट क्यों बीट किया कि नहीं, ये छोड़िए कि वो गिर रही है उनकी ईपीएस, फिर भी गिरावट में अगर बीट कर दिया तो स्टॉक प्राइस तो ऊपर चली। आपकी बात में पॉइंट है सर, मान गया। ये बात सही है कि गलती होना है तो किस तरफ गलत हुआ है वो भी समझना जरूरी है।
चलिए, बाजार तो बंद हो चुके हैं और शानदार क्लोजिंग 8,600 के ऊपर, निफ्टी की 125 अंक ऊपर, 333 अंक ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स 27,700 के पार, मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत और बैंक निफ्टी 450 अंकों के बड़े उछाल के साथ 19,475। वक्त है तमाम हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। वागले साहब कल सुबह फिर मिलेंगे। मयूरेश जोशी जी, सरवेंद्र श्रीवास्तव साहब, सुनील सुब्रमण्यम साहब, कल नहीं, हाँ परसों, सॉरी कल छुट्टी है। तो छुट्टी के पहले मैं आपको सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, प्रदीप जी आपको, हमारे तमाम दर्शकों को। ये गणतंत्र दिवस आपके लिए बड़ा मंगलमय हो, शुभमय हो। आपके घर में तो लोकतंत्र होगा। बिल्कुल, ये पूरे हिंदुस्तान में है भाई, और जितना पूरे हिंदुस्तान में उतना मेरे घर में भी है। चलिए आज देखते हैं कि हमारे कप्तानों का प्रदर्शन कैसा रहा। आज स्टॉक 2020 पर नजर डालेंगे। ओके, ओहो क्या बात है, आज तो 5.5% के रिटर्न नीरज की टीम में। धुआंधार प्रदर्शन। ऐसे कौन से धुआंधार खिलाड़ी से स्टॉक देख लेते हैं जिसने तेजी के साथ प्रदर्शन किया है। वो ओके, भूषण स्टील और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये दो स्टॉक कमाल कर गए। हिंदुस्तान कॉपर, फाइन एनर्जी में भी अच्छी तेजी बनती है। बिल्कुल, और यहाँ पर काफी शानदार तेजी इन तमाम स्टॉक से दिखाई है। हेमंत की टीम में भी देखिए, बाट्रॉनिक्स, आईटीडीसी, पुंज लॉयड, मैन इंफ्राज, दोनों ही टीम अगर आप देखिए तो डिजिटल और बजट, ये दो टीम, डिजिटल भी बजट का एक हिस्सा है और इसके अलावा बजट से, डिसइन्वेस्टमेंट से जिन जिन कंपनियों को फायदा हो सकता है वो चुने थे हमारे कप्तानों ने और इसी वजह से रिटर्न आए। तो गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले जनवरी सीरीज का बेहतरीन अंत, सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर 8,600 के पास। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।